Welcome to Target with Ansari Sir. केंद्रक के अंदर एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है और सेल डिवीजन के समय ये मदद मांगते हैं कि कोई आए मदद के लिए, तो हिस्टोन प्रोटीन इनके मदद के लिए आगे आती है। तो मदद के लिए आई हुई हिस्टोन प्रोटीन के साथ चिपक जाते हैं और शादी करके जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन कुछ क्रोमैटिन ऐसे होते हैं जो जोड़ा नहीं बना पाते हैं, यानी इनकी शादी नहीं हो पाती है। ये बेचारे निर्दल ही रह जाते हैं, ये बहुत परेशान होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम की सहायता से ये आरएनए बना लेते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सेल का सुपर हीरो राइबोसोम बैठा होता है और राइबोसोम कहता है कि आ भाई आरएनए आओ तुम्हारा शादी करा दें। तो ये शादी के चक्कर में राइबोसोम के पास जाते हैं और राइबोसोम पकड़ करके उनको प्रोटीन बना देता है। जिस प्रकार से देखिएगा कुछ सुंदर भोली भारी लड़कियों को कुछ लोग बहका फुसला लेते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, अपनी सुंदरता का लाभ उठाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा। और वो बेचारी घर द्वार छोड़ करके उनके साथ जाती है, वो ले जा करके उनको कहीं पर बेच देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इस प्रकार से हीरोइन बनाने के नाम पर उनको छला जाता है कि महेश भट्ट की फिल्म में तुमको हीरोइन बना देंगे और पल भर में पूरी दुनिया तुमको जान जाएगी। तो हीरोइन बनने के चक्कर में लड़कियां जिस प्रकार से ठगी जाती हैं, उसी प्रकार से आरएनए जो है शादी के चक्कर में ये ठगा जाता है और ये राइबोसोम के पास पहुंच करके ये प्रोटीन बना दिया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने कोशिका के प्रमुख अंगकों पर चर्चा किया था। आज हम लोग कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े अंग न्यूक्लियस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और न्यूक्लियस के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। और न्यूक्लियस जो होता है ये कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और एक कोशिका में एक भी केंद्रक हो सकते हैं, दो भी केंद्रक हो सकते हैं और दो से अधिक भी केंद्रक हो सकते हैं। जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रक के कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं और उनका क्या वर्क होता है। तो केंद्रक के देखिएगा, ये सबसे बाहरी आवरण होता है जो दोहरी झिल्ली होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला कहते हैं। और ये केंद्रक कला देखिए दोहरी झिल्ली होती है, इसमें एक बाहरी ये झिल्ली है और एक अंदर की झिल्ली है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं इसी के द्वारा इसमें सेपरेट होते हैं। और इसके बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और इसी से जुड़ी हुई एक संरचना होती है जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसके भी खुदरे भाग पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम सेल के सुपर हीरो होते हैं और ये प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो ये हो गई केंद्रक कला। दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो भी द्रव्य भरा होता है उसी को हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिस प्रकार से कोशिका के अंदर जो पानी, इसके बाद देखिएगा ये कोशिका इधर होती है और यहाँ पर जो जल भरा होता है, द्रव्य होता है, उसी को हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों को मिला दें, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम मिला देते हैं तो वही जीव द्रव्य बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और कहा जाता है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है और अगर पानी खत्म तो कहानी खत्म। तो ये हो गया आपका केंद्रक द्रव्य। उसके बाद देखिए केंद्रक के यहाँ पर अंदर, केंद्रक के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहा जाता है।
और इसमें देखिए कोई झिल्ली से ये घिरी हुई संरचना नहीं है, ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना नहीं है, जबकि ये केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ, डबल झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है। क्योंकि ये देखिए कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट है। महत्वपूर्ण पार्ट क्यों है? क्योंकि ये केंद्रक जो होता है ये कोशिका के सभी फंक्शन पर, सभी वर्क पर ये नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखने का कार्य करता है। क्योंकि इसी केंद्रक के पास सारी सूचनाएं होती हैं, किस रूप में? डीएनए के रूप में। जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क होता है, हम कौन सा काम करेंगे, कौन नहीं करेंगे, सारी सूचनाएं मस्तिष्क को होती हैं, उसी प्रकार से केंद्रक में भी सारी सूचनाएं जो होती हैं वो डीएनए के पास होती हैं। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है। देखिए, हम कोई बड़ा सामान मार्केट में लेते हैं, कोई बड़ा सामान हम लेते हैं तो कहते हैं इसको डबल झिल्ली लगा देना। तो ये बड़ा है तो ये देखिए इसमें डबल झिल्ली होती है और इसमें केंद्रिका में कोई झिल्ली ही नहीं होती है। और केंद्रिका का कार्य क्या है? केंद्रिका का कार्य होता है आरएनए का निर्माण करता है राइबोसोम के लिए, और इससे आरएनए से राइबोसोम क्या बना देता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस जो होता है सेल डिवीजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको पोर दिखाई दे रहे हैं। केंद्रक है ये, यहाँ पर जगह जगह पर ये गैप है जिसको हम न्यूक्लियस पोर कहते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम इधर देखिएगा, केंद्रक द्रव्य है न्यूक्लियोप्लाज्म, इधर कोशिका द्रव्य होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर से यानी केंद्रक द्रव्य से कोई भी पदार्थ बाहर जा सकता है कोशिका द्रव्य में, या कोशिका द्रव्य से इसकी सहायता से केंद्रक द्रव्य में आ सकता है। ठीक है। तो ये आवागमन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर देखिएगा, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है ये क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या है? धागे नुमा एक संरचना पाई जाती है। जिस प्रकार से रील होता है उसमें से धागा अगर हम निकाल लें और उसको ज़मीन पर ऐसे डाल दें तो उस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनता है। मैगी नहीं होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। वास्तव में ये डीएनए ही होते हैं जो क्रोमैटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के समय ये हिस्टोन प्रोटीन से मदद मांगते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन जब इनके मदद के लिए आती है तो उससे विवाह करके जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है। और उसी को कहा जाता है गुणसूत्र। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन जनरेट होता है कि गुणसूत्र में क्या पाया जाता है। तो ये देखिए क्रोमैटिन है ही, क्रोमैटिन हमने कहा कि डीएनए ही होते हैं जो क्रोमैटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये मदद किससे मांगे सेल डिवीज़न के समय? हिस्टोन प्रोटीन से। तो मदद करने के लिए आती है हिस्टोन प्रोटीन और उससे पेयर बना लेते हैं, यानी शादी करके जोड़ा बना लेते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन देखिएगा एक प्रकार है हिस्टोन प्रोटीन का। तो गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो पेयर नहीं बना पाते हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं बेचारे कि ये लोग विवाह कर लिए, जोड़ा बना लिए, हम लोग वैसे निर्दल ही रह गए। तो ये क्या करते हैं, नाराज़ होकर के तमाम एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम की सहायता से आरएनए बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सेल का सुपर हीरो राइबोसोम यहाँ पर बैठा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वो इनको बुला लेता है, कहता आ भाई आओ तो शादी करा दें। ठीक है। तो शादी कराने के चक्कर में ये गाजा बाजा लेकर के, दूल्हा बाराती साथ लेकर के ये जाते हैं, और राइबोसोम इनको क्या करता है, पकड़ करके प्रोटीन बना देता है। ठीक है। जिस प्रकार से देखिएगा कुछ भोली भाली लड़कियां होती हैं, उनको कुछ लोग बहका करके
ले जाते हैं, कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो और तुमको हम हीरोइन बना देंगे, महेश भट्ट की फिल्म में तुमको काम मिल जाएगा और तुम बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगी। लेकिन वहाँ पर ले जा कर के क्या करते हैं, कोई बेच देता है, कोई कुछ करता है, यानी धोखा दे देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ आर्यन्य को बुला रहा था राइबोसोम शादी करवाने के लिए और उसको क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे कि आरएनए न्यूक्लियस से क्यों निकल जाते हैं जबकि डीएनए न्यूक्लियस से निकल नहीं पाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि डीएनए जो होते हैं इनका द्विकुंडल मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल इसको कहते हैं। इसमें सीढ़ी नुमा इनकी संरचना होती, जैसे सीढ़ी हो कोई है, इस प्रकार से इसको ऐंठ दे तो इसका द्विकुंडल संरचना होती है, इसको डबल हेलिक्स कहा जाता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, जबकि आरएनए जो होते हैं उनमें सिंगल हेलिक्स होता है इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं कि न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, न्यूक्लियर पोर से होकर के ये आसानी से निकल जाते हैं आरएनए, जबकि डीएनए का डबल ये डंडा भंडा न्यूक्लियर पोर से निकलने का जब ये प्रयास करते हैं तो उसी में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। इस प्रकार से ये डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, आरएनए देखिएगा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आरएनए केवल प्लाज्म में ही, आरएनए जो होते हैं ये प्लाज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म हो। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी देखिए ये आरएनए पाए जाते हैं। इसके बाद कोशिका में जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, उसमें भी आरएनए पाए जाते हैं। जबकि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए की अधिकांश मात्रा जो होती है वो केंद्रक में ही होती है, न्यूक्लियस में होती है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में ये लवक में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गुणसूत्र। हमने बताया कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन जो होते हैं सिकुड़ करके मोटे और छोटे हो जाते हैं। जो केंद्रक में पहले धागे नुमा इस तरह से उलझी हुई संरचना बनाते थे, अब ये थोड़ा सा एक सेफ का रूप धारण कर लेते हैं, उसी को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। अब ये किसके बने होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम, तो ये देखिए उलझी हुई संरचना जो होती है, हमने कहा था क्रोमैटिन जो है इसमें ये डीएनए का ही एक रूप होता है। और सेल डिवीजन के समय इन्होंने हिस्टोन प्रोटीन से मदद मांगी थी और हिस्टोन प्रोटीन जब मदद के लिए आई थी तो उन्होंने पेयर बना लिया था, उसके साथ शादी करके जोड़ा बना लिया था। तो इस प्रकार से गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद देखिए डीएनए को इसके बाद ये गुणसूत्र को जब खींचा गया तो इसमें देखा गया कि स्प्रिंग जैसी संरचना दिखाई दी, इसको कहा गया डीएनए। यही डीएनए होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं के केंद्र होते हैं, सारी सूचनाएं इन्हीं के पास होती है। और जॉनसन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, इस डीएनए को भी खींच दिया तो वहाँ पर जीन दिखाई दिए। कहा कि अरे भाई देखे वो के अंदर कुछ है, तो ये जीन थे। जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई होती है जिसको जीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा गुणसूत्र हमने कहा कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं और प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव जाति में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़े का मतलब है 23 दूना 46। तो क्रोमोसोम की संख्या मानव में जो होती है ये 46 होती है, या जोड़े में हम कहें तो 23 जोड़े, जिसमें देखिएगा 22 जोड़े जो होते हैं इसको ऑटोसोम कहा जाता है। ये क्या करते हैं ऑटोसोम, इनका क्या काम होता है, शरीर के रूप, रंग, कद, काठी इत्यादि का ये निर्माण करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद देखिएगा 23वां जोड़ा ये जो होता है वो 23वां जोड़ा देखिए ये फीमेल है, तो इसमें XX होता है और मेल जो होता है
उसमें XY होता है और इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि ये सेक्स यानी लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, फीमेल के अंडे में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लास्ट वाले जोड़े, और मेल के स्पर्म में XY पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चा जो होगा ये लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके लिए कौन उत्तरदायी है, मर्द उत्तरदायी है या औरत उत्तरदायी है। और भारतीय समाज में होता क्या है कि लोग बच्चा यानी कि लड़का पैदा करने के चक्कर में नंबर पर नंबर लगाते हुए चले जाते हैं और लड़कियां पैदा होती हुई चली जाती हैं, तो उसका दोषी स्त्रियों को माना जाता है कि बड़ी अभागन है, बड़ी कुलच्छणी है और ये लड़की ही पैदा हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा। तो इसके लिए देखिएगा जिम्मेदार पुरुष होता है, वोमेन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, क्योंकि फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंडे जो होते हैं उसमें XX ही पाया जाता है। ठीक है, और X वाला देखिएगा मेल के X के साथ जब ये पेयर बनाता है यानी कि XX पेयर बनता है जब दोनों, तो लड़की पैदा होती है, लड़की। और जब फीमेल का X गुणसूत्र मेल के Y के साथ जोड़े बनाता है यानी कि XY, तो लड़का पैदा होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लड़का या लड़की पैदा होने में पुरुष का जो गुणसूत्र है वही माने रखता है, क्योंकि देखिएगा फीमेल में जो लास्ट यानी 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो XX होता है और मेल में उसका जो 23वां जोड़ा है वो XY है। तो फीमेल का X मेल के X के साथ पेयर बनाता है तो लड़की पैदा होती है, और फीमेल का X मेल के Y के साथ यानी XY पेयर बनता है तो ये लड़का पैदा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। ये केंद्रक में फैली हुई अनियमित रूप से जो संरचना है ये क्रोमैटिन है, और कोशिका विभाजन के समय ये चिपक करके हिस्टोन प्रोटीन के साथ पेयर बना लेते हैं यानी एक सेफ का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इसको जब खींचा गया तो स्प्रिंग जैसी संरचना ये DNA कहलाई, और फिर जब इसको जॉनसन ने खींच दिया तो इसके अंदर भी जीन पाए गए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग DNA, जीन और इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।